देवी दीन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश हो रहा था और अमानत की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवी दीन ने न कुछ खाया और न सोया। आज भी उसने घर आते कुर्ता उतार दिया और एक पंखा लेकर चलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी न थी कि पसीना बहे या पंखे की ज़रूरत हो। अफसर लोग तो झाड़ों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवी दिन पसीने में तर था। उसका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था, मानो बेगार से लौटा हो। जग्गू ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिल्लम रख दूँ? देवी दिन की आज 3 दिन से यही खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चिलम रखने को न पूछती थी। देवी दिन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया को सदै नजरों से देखकर बोला, नहीं, रहने दो, चिलम न पीऊँगा। तो मुँह हाथ तो धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूँगा, जल्दी क्या है? बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कि कहीं देवी दिन झुंझला न पड़े। वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवी दिन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृतांत कह चले। बोली, तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाऊं? लाओ, पंखी मुझे दे दो। देवी दिन ने पंखियाँ दे दी। बुढ़िया जलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवी दिन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वह घर आ जाएंगे। देवी दिन, अभी नहीं छुट्टी मिली जाती, यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और अब वह यहाँ आने ही क्यों लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे। मगर है बड़ा पक्का मतलबी। 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-10, 12-12 साल की सज़ा मिली रखी है। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितनी ही जिरह करे, क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए। अब एक भी न बचेगा। किसने कर्म किया, किसने नहीं किया, इसका हाल देव जाने, पर मारे सब जाएंगे। घर से भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था। हमें बड़ा धोखा हुआ। जग्गू ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलब ही तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है? देवी दिन ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे, उसको जहर दे देना भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था, जिसकी उम्र 15-16 साल से ज़्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवीदेन ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवीदीन है ना? मैं प्रजामित्र के दफ्तर से आया हूँ। यह बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई है जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था। यह उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे। संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया, तो मैं जाऊँ ना? यह कहता हुआ वह चला गया। देवीदीन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। बोला, आओ बेटा, बैठो। कब आया घर से? गोपी ने एक खटीक की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूँ, भाभी भी साथ है, धर्मशाला में ठहरा हुआ हूँ। देवीदीन ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को यहाँ लाओ ना। ऊपर तो रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो, धर्मशाले में क्यों पड़े रहोगे? नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गू को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाला चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया, लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई, सुराही में पानी भरकर रख दिया। फिर अपना हाथ मुंह धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठन कर बहू की राह देखने लगी। इतने में फिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर झालपा को उतारा। झालपा पहले तो साग भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज़ इसी तरह अपनी जगह पर पाई, मानो अपना ही घर हो। जग्गू ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे बेटी। आज 15 रोज से घर सुना पड़ा हुआ है। हाथ मुंह धोकर दही चीनी खा लो ना बेटी। भैया का हाल तो अभी तुम्हें न मालूम हुआ होगा।
चालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ। वह जो पत्र छपता है वहाँ मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवी दिन भी ऊपर आ गया था। बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा न चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। चालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह हो गए हैं? वहाँ तो उन पर कोई मामला ही नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? देवी दिन ने डरते डरते कहा, कुछ रुपये पैसे का मामला था ना। चालपा आहत होकर बोली, वह कोई बात न थी। जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। ये व्यर्थ घबरा कर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक न दी। देवी दिन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। बोला, तो ये हम लोगों को क्या मालूम? बार बार समझाया कि घर पर खत पत्र भेज दो। लोग घबराते होंगे, पर मारे शर्म के लिखते ही न थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल गया होगा। जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते? सरकारी गवाह का आशय झालपा से छिपा न था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है, यह भी उससे न छिपी थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह प्रलोभन दिया जाता है, किस भांति वह पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोंटते हैं, यह उसे मालूम था। कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर भी सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आवरण हटा दे, तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर शर्त यही है कि वह अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए तो वह कायर है, पतित है, बेहया है। विश्वासघात डाकुओं और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही है जितना किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता, कभी नहीं। झालपा इसे खूब समझती थी। यहाँ तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें कम से कम सच्चाई तो होती। निंदा होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक गुण तो होता। यहाँ तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तक उसे न लगी थी। झालपा को सहसा इसका विश्वास न आया। अवश्य कोई न कोई बात हुई होगी जिसने रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सकुचाती हुई बोली, क्या यहाँ भी कोई बात हो गई थी? देवी दिन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं। यहाँ वो मेरे साथ ही प्रयागराज से आए। जब से आए यहाँ से कहीं नहीं गए, बाहर निकलते ही न थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि कहीं मुझे पकड़ने आ रहे हैं, भाग खड़े हुए। उस सिपाही को खटका हुआ, उसने सुबह में गिरफ्तार कर लिया। मैं भी इनके पीछे थाने में पहुंचा। दरोगा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब मैं घर से रुपये लेकर गया तो वहाँ और ही गुल खिल चुका था। अफसरों में न जाने क्या बातचीत हुई, उन्हें सरकारी गवाह बना लिया। मुझसे तो भैया ने कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ न बोलना पड़ेगा। पुलिस का मुकदमा सच्चा है, सच्ची बात कह देने में क्या हर्ज है। मैं चुप हो रहा, क्या करता। जग्गो, न जाने सबों ने कौन सी बुट्टी सूंघा दी। भैया तो ऐसे न थे, दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, मर्द भी औरत भी। क्या मजाल कि किसी की ओर आंख उठाकर देखा हो। देवी दिन, कोई बुराई न थी। मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा। उसी धोखे में आ गए। चालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। चालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उनसे मिल सकती हूँ। देवीदीन झालपा के इस प्रश्न पर मुस्करा पड़ा और बोला, हाँ और क्या, जिससे जाकर भंडाफोड़ कर दो, सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे नहीं मिलने पाता, कड़ा पहरा रहता है। इस प्रश्न पर इस समय और कोई बातचीत न हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान न था। चालपा ने गोपी को बुलाया। वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था। ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया।
चालपा ने कहा, मुंह हाथ धोकर कुछ खा तो लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लजाकर फिर बाहर चला गया। देवी दीन ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सामने न खाएंगे, हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे कह देना बहू जी, तुम्हारा ही घर है। भैया को तो हम अपना ही समझते थे, और हमारे कौन बैठा हुआ है। जग्गू ने गर्व से कहा, वह तो मेरे हाथ का बनाया खा लेते थे। चालपा बोली, अब तुम्हें भोजन न बनाना पड़ेगा माँ जी, मैं बना दिया करूँगी। जग्गू ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का बना खाना मना है बहू, अब 4 दिन के लिए बिरादरी में नक्कू क्या बनूं? चालपा, हमारी बिरादरी में भी तो दूसरों के हाथ का बना खाना मना है। जग्गू, यह तुम्हें कौन देखने आता है? फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी तो नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। चालपा, यह तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं। जिसे बहू बनाया उसके हाथ का खाना पड़ेगा, नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया? देवी दीन ने जग्गू की ओर प्रशंसा सूचक नजरों से देखकर कहा, बहू ने बात पते की कह दी, इसका जवाब सोच कर देना। अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इसी खटीक के यहाँ रहते थे क्या? खटीक ही तो मालूम होते हैं। चालपा ने फटकार कर कहा, खटीक हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे 100 गुने अच्छे हैं। एक परदेशी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया, पिलाया। हम में है इतनी हिम्मत? यहाँ तो कोई मेहमान आ जाता है तो वह भी भारी हो जाता है। अगर यह नीचे है तो हम इनसे कहीं नीचे हैं। गोपी मुंह हाथ धो चुका था, मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना ही दान पुण्य करे, पर रहेगा तो चमार ही। चालपा, मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जलपान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। चालपा की इच्छा कुछ खाने की न हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी। रमा को कैसे इस दलदल से निकाले? उस निंदा और उपहास की कल्पना से ही उसका अभिमान आहत हो उठता था। हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से फिर जाएंगे, किसी को मुंह न दिखा सकेंगे। फिर बेगुनाहों का खून किसकी गर्दन पर होगा? अभियुक्तों में न जाने कौन अपराधी है, कौन निरपराधी है, कितने द्वेष के शिकार है, कितने लोभ के, सभी सजा पा जाएंगे। शायद 2-4 को फांसी भी हो जाए। किस पर यह हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, माना किसी पर हत्या न पड़ेगी, कौन जानता है हत्या पड़ती है या नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, ओह कितनी बड़ी नीचता है। यह कैसे इस बात पर राजी हुए? अगर म्यूनिसिपैलिटी के मुकदमा चलाने का भय भी था तो 2-4 साल की कैद के सिवा और क्या होता? उससे बचने के लिए इतनी घोर निष्ठा पर उतर आए। अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती तो अब हो ही क्या सकता है? इनकी शहादत तो हो ही गई। सहसा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुभ गई। क्यों न यह अपना बयान बदल दे? उन्हें मालूम हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती तो शायद वह खुद ही अपना बयान बदल दे। यह बात उन्हें कैसे बताई जाए? किसी तरह संभव है। वह अधीर होकर नीचे उतर आई और देवी दिन को इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता? पहरे वालों को 10-5 रुपये देने से तो शायद खत पहुंच जाए। देवी दिन ने गर्दन हिलाकर कहा, मुश्किल है, पहरे पर बड़े झचे हुए आदमी रखे गए हैं। मैं 2 बार गया था, सबों ने फाटक के सामने खड़ा भी न होने दिया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो दूसरा बंगला है, एक और एक कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। हाँ, शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे। हाँ, बाहर कुर्सी डालकर बैठते हैं। पुलिस के 2-1 अफसर भी साथ रहते हैं। अगर कोई उस बाग में छिपकर बैठे तो कैसा हो? जब उन्हें अकेले देखे, खत फेंक दें, वह जरूर उठा लेंगे। देवी दिन ने चकित होकर कहा, हाँ हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। जरा और अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवी दिन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया था। बार बार देवी दिन से पूछती, अब कितनी दूर है? अच्छा, अभी इतनी ही दूर और। वहाँ अहाते में रोशनी तो होगी ही। उसके दिल में लहरें सी उठने लगी।
रमा अकेले टहलते हुए मिल जाए तो क्या पूछना। रुमाल में बांधकर खत को उनके सामने फेंक दूं। उनकी सूरत बदल गई होगी। सहसा उसे शंका हो गई, कहीं वह पत्र पढ़कर भी अपना बयान न बदले, तब क्या होगा। कौन जाने अब मेरी याद भी उन्हें है या नहीं। कहीं मुझे देखकर वह मुंह फेर ले तो। इस शंका से वह सहम उठी। देवी दिन से बोली, क्यों दादा, वह कभी घर की चर्चा करते थे? देवी दिन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं की। उदास बहुत रहते थे। इन शब्दों ने झालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती से ये लोग दूर निकल आए थे। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर वेग से चलने के बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे के वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मन प्रकाश में हतोत्साह निर्जीव से मालूम होते थे। झालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ किसी है जो मुट्ठी भर अनाज के लिए द्वार द्वार फिरता हो। वह जानता है अगले द्वार पर उसे अन्न न मिलेगा, गालियाँ ही मिलेगी, फिर भी वह हाथ फैलाता है, बढ़ती मनाता है। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा ही का अवलंब है। एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवी दिन ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। झालपा ने डरते डरते उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोई आदमी न था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। झालपा बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। देवी दिन ने फाटक के अंदर झांक कर कहा, हाँ, शायद यह बंगला छोड़ दिया। कहीं घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता। यह बंगला छोड़ दिया तो लौट चले? नहीं, जरा पता लगाना चाहिए, गए कहाँ। बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटीक बाग की रखवाली कर रहा था। देवी दिन ने बाग में आकर पुकारा, कौन है यहाँ? किसने यह बाग लिया है? एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया। देवी दिन ने उसे पहचान कर कहा, अरे तुम हो जंगली, तुमने यह बाग लिया है। जंगली ठिगना सा गठीला आदमी था। बोला, हाँ दादा, ले लिया, पर कुछ है नहीं, दंड ही भरना पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं, यूँ ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी क्या हुए? जंगली ने इधर उधर देखकर कनबत्तियों में कहा, इसमें वही मुख पर टिका हुआ था। आज सब चले गए। सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाई कोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा। सरासर झूठी गवाही दी। न जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं। भगवान से भी नहीं डरा। झालपा वहीं खड़ी थी। देवी दिन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर न दिया। बोला, तो 15-20 दिन में आएंगे, खूब मालूम है। जंगली, हाँ, वही पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ कहाँ गए हैं? वही मौका देखने गए हैं जहाँ वारदात हुई थी। देवी दिन चिल्लम पीने गया और झालपा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। उसे रमा पर क्रोध न आया, ग्लानि न आई। उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे धुतकार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, वह उसे अपयश के अंधेरे खड्डे में न गिरने देगी। जब दोनों यहाँ से चले तो झालपा ने पूछा, इस आदमी से कह दिया न कि जब वह आ जाए तो हमें खबर दे दे? हाँ, कह दिया।